हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हांगकांग चाइना रिलेशंस। हांगकांग चाइना रिलेशंस जो हैं काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, लगातार न्यूज़पेपर में आता रहा है। हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रही है चाइना के अगेंस्ट लगातार। तो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी बैंकिंग का एग्जाम हो, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं। तो हमें पूरा एक आइडिया होना चाहिए कि हांगकांग की हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर, वो सारी चीज़ों का आइडिया हमें अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, हांगकांग चाइना रिलेशंस को समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा हांगकांग की ज्योग्राफी, फिर उसके बाद हांगकांग की हिस्ट्री डिस्कस करेंगे, फिर प्रेजेंट सिचुएशन में आएंगे। तो हांगकांग की ज्योग्राफी अगर हम समझें, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ये है चाइना, चाइना की टेरिटरी, और ये है साउथ चाइना सी। ठीक है, ये यहां पर ये मान लिया हांगकांग है, सामने ही ताइवान है, ये मान लिया एक आइलैंड है ताइवान। ठीक है, और ऊपर जाएं तो यहां पर मान लिया ऐसा कुछ यहां पर मेनलैंड चाइना से जुड़ा हुआ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, और इधर ही जापान थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और ग्रुप ऑफ आइलैंड है जापान बेसिकली। हांगकांग में भी ये अलग से ऐसे बना हुआ है, अलग से बाहर की तरफ थोड़ा सा हिस्सा निकला हुआ है। आइलैंड्स का भी ग्रुप है और मेनलैंड चाइना का भी कुछ पार्ट है हांगकांग में। ठीक है, तो हांगकांग आपको पता होना चाहिए, हांगकांग बेसिकली चाइना का ही पार्ट है, चाइना कंट्री के अंदर ही आता है। ठीक है, बस स्पेशल एडमिनिस्ट्रेड रीजन है। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ये साउथ चाइना सी है और ये ईस्ट चाइना सी है। तो एक तो आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए हांगकांग की। दूसरा, हांगकांग की हिस्ट्री को डिस्कस करें अगर हम, तो हांगकांग या चाइना की अगर हम बात करें, चाइना में एक किंग डायनेस्टी रूल करती थी। किंग डायनेस्टी रूल करती थी कब से कब तक? 1644 टू 1912 तक एक किंग डायनेस्टी थी जो कि चाइना में रूल कर रही थी। और ये किंग डायनेस्टी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थी। बेसिकली इस पूरी चाइना को, जो किंग डायनेस्टी जिस टाइम पे रूल कर रही थी, उस समय इन्हें बाहर से कुछ भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट थे। तो बाहर से ये इंपोर्ट्स कुछ नहीं कर रहे थे, हालांकि एक्सपोर्ट्स जरूर कर रहे थे, जैसे टी हो गया या सिल्क हो गया। सिल्क और टी की यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड थी और ब्रिटिशर्स जो है चाइना से सिल्क या टी खरीदते थे। लेकिन उस समय करेंसी सिस्टम क्योंकि नहीं था, बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर मैं आपको गेहूं दे रहा हूं, तो उस समय क्योंकि मनी सिस्टम नहीं चल रहा था, गेहूं दे रहा हूं तो बदले में मैं आपको चावल दूंगा या दाल दूंगा, तो बार्टर सिस्टम था, लेन देन। मैं अगर कुछ देता हूं तो आप भी बदले में कुछ देंगे। करेंसी सिस्टम तो क्योंकि है ही नहीं। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम का मतलब ये, तो उस समय बार्टर सिस्टम था। और चाइना डिमांड करता था यूरोपियन से या ब्रिटिशर्स से सिल्वर, वहां पर क्योंकि चाइना में सिल्वर की बहुत ज्यादा डिमांड थी। अब यूरोप के साथ या ब्रिटिशर्स के साथ प्रॉब्लम थी कि उनके पास सिल्वर कम था। अब क्योंकि उन्हें टी या सिल्क तो खरीदना ही था, अब उनके पास सिल्वर नहीं है, तो उन्होंने सोचा कि सिल्वर का कोई तो सब्स्टिट्यूट होगा कि जहां पर चाइना की डिमांड हो रही होगी। ठीक है, तो उन्हें एक सब्स्टिट्यूट मिला, ओपियम। ओपियम क्या होता है? अफीम। तो उन्होंने ओपियम वहां पर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करा चाइना में, और धीरे धीरे करके चाइना के लोग ओपियम के लिए एडिक्टेड हो गए। अब धीरे धीरे करके, क्योंकि लगातार जब जनरेशन्स ही अफीम लेंगी, वहां पर नशा होगा, तो धीरे धीरे करके किंग डायनेस्टी को समझ आने लगा कि ओपियम तो बहुत डेंजरस चीज है, हमारे यहाँ के लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, ओपियम ट्रेड से दूर होना स्टार्ट करा। तो बेसिकली एक तरीके से मना कर दिया। और 1838 में बहुत सारा ओपियम जो ब्रिटेन का था वो कन्फिस्केट भी करा। ठीक है, और उसे खत्म भी कर दिया किंग डायनेस्टी ने, और ओपियम ट्रेड एक तरीके से बैन कर दिया। अब ये यूरोप को बहुत बुरा लगा। यूरोप को लगा कि भाई ओपियम अगर बैन होगा तो हम इनसे ट्रेड कैसे कर पाएंगे बार्टर सिस्टम में। तो ब्रिटिशर्स ने चाइना को डराने की भी कोशिश करी गन बोट डिप्लोमेसी से। गन बोट डिप्लोमेसी का मतलब है
कि अपनी बोट्स को, जैसे ये साउथ चाइना सी है, ईस्ट चाइना सी है, अपनी बोट्स जिनमें गन्स वगैरह होंगी, ठीक है, ऑटोमेटिक, तो उनके साथ वहां पर बोट्स लगातार चलती थी ताकि चाइना के लोगों को या चाइना को, किंग डायनेस्टी को डरा सकें कि हमारे पास मॉडर्न वेपन है। डराने की कोशिश होती थी कि आप ट्रेड लगातार करते रहिए हमसे, ओपियम लीजिए, ठीक है। तो उससे भी काम नहीं चला क्योंकि किंग डायनेस्टी ने ट्रेड को बैन किया हुआ था। तो उससे क्या हुआ कि फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ। फर्स्ट ओपियम वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर हुआ 1839 टू 1842। तो पहला ओपियम वॉर हुआ बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड चाइना के बीच में, और ब्रिटिशर्स विनर रहे, ये जीत गए और ये हार गए चाइना ओपियम वॉर में। अब जब ब्रिटिशर्स जीत चुके थे तो उन्होंने अपनी मर्जी चलाई चाइना के ऊपर, अपनी कंडीशंस, इनके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ और ब्रिटिशर्स की बहुत सारी कंडीशंस चाइना को माननी पड़ी और अपनी कुछ टेरिटरी का कुछ हिस्सा भी ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिशर्स का कंट्रोल जो है हांगकांग के ऊपर आया। चाइना ने एक अपनी हांगकांग वाली टेरिटरी को ब्रिटिशर्स को दे दिया। तो इन 1842 ब्रिटिशर्स gained control over Hong Kong। तो 1842 में ब्रिटिशर्स का हांगकांग के ऊपर कंट्रोल हो गया और ब्रिटिशर्स ही हांगकांग के ऊपर रूल करने लगे, ठीक है। तो अब धीरे धीरे करके 1912 में जब किंग डायनेस्टी, वहां पर भी विद्रोह हुआ, किंग डायनेस्टी को रिप्लेस करा रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना ने रिप्लेस करा। सुन यत सेन उस समय वहां के प्रेसिडेंट बने थे 1912 में। फिर 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ और वहां पर पीआरसी आ गया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। एक तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, तो आपका एक होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पीआरसी और आरओसी में क्या डिफरेंस है। ये आपका होमवर्क रहेगा। फुल फॉर्म में बता देता हूं, रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये दोनों का फुल फॉर्म है। और 1949 में चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ और कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई, कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आ गई चाइना में। कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब है सिंगल पार्टी रूल, कोई और पॉलिटिकल पार्टी चाइना के ऊपर रूल नहीं कर रही है। तो 1949 के बाद से अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, अब वहां पर कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, तो एक ही पार्टी के लोग वहीं पर रोटेशन में आपस में ही डिसाइड करते हैं कि कौन कंट्री का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, ठीक है। तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो 1949 का जो चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद से वहां पर कम्युनिस्ट रूल अभी तक प्रेजेंट में है। लेकिन इस बीच जो हांगकांग था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही रहा, ठीक है। वहां पर चाइना के अदर पार्ट्स में तो हमारा पीआरसी आ चुका था, लेकिन हांगकांग ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में ही रहा टिल 1997 तक ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हांगकांग रहा। और 1997 में ब्रिटिशर्स ने पीआरसी के साथ एग्रीमेंट साइन करा और हांगकांग को हैंडओवर करा चाइना को, ठीक है। तो टिल 1997 तक सोचिए, अभी हांगकांग, अभी 2020 चल रहा, तो 23 साल हुए हैं एक तरीके से हांगकांग को ब्रिटिशर्स से मुक्ति मिले हुए, ठीक है। इसमें ऐसा हम लिख सकते हैं, हांगकांग क्या है, हांगकांग को हमने हिस्ट्री या ज्योग्राफी थोड़ा सा डिस्कस करा। हांगकांग क्या है, फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी है, बेसिकली फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। एंड इट वॉज हैंडेड ओवर टू चाइना या पीआरसी, हैंडेड ओवर टू पीआरसी इन 1997। तो 1997 में ये पीआरसी को या चाइना को हैंडेड ओवर किया गया और फिर उसके बाद से ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना चाइना का, ठीक है। देन इट बिकेम
became special administrative region of China. स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स ऑफ चाइना। अब देखिए ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्यों बना, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स जितने टाइम तक 1997 तक रूल करा ब्रिटिशर्स ने, तो वहां पर एक तो कैपिटलिस्ट सिस्टम था। कैपिटलिस्ट का मतलब होता है, कैपिटलिस्ट का मतलब है फ्री मार्केट सिस्टम, मतलब फ्रीडम है बिजनेसमैन को। वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, ठीक है। कैपिटलिस्ट था, इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, लिबरल पॉलिसीज थी हांगकांग में, मतलब आज़ादी थी। ब्रिटिशर्स रूल तो कर रहे थे लेकिन आज़ादी वहाँ के लोगों को काफ़ी ज़्यादा थी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी था, वहाँ के लोग अपनी खुद के रूल बना सकते थे, लेजिस्लेचर था उनका अपना, खुद के रूल बना सकते थे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव भी वहीं के रिप्रेजेंटेटिव बनते थे। तो लेजिस्लेचर के मामले में, कानून बनाने के मामले में हो, रूल करने के मामले में हो, तो वहीं के लोगों का राज था। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस थी। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी चाइना में क्या है, सिंगल पार्टी रूल है। वहाँ पर जो चाइना की कंट्री है वहाँ पर लिबरल पॉलिसीज है ही नहीं। जैसे हमें पता है कि चाइना में ना व्हाट्सएप चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना ट्विटर चलता है, उनका अपना सिस्टम है, पूरा कट ऑफ है दुनिया से। उन्होंने अपना अपना अलग ही सिस्टम है, वहाँ पर डेमोक्रेसी भी नहीं है, ठीक है। अब अचानक से हांगकांग जब चाइना को हैंडओवर होगा, तो हांगकांग अगर चाइना की तरीके से चलने लगेगा तो वहाँ के लोगों को घुटन महसूस होगी कि ये क्या है, कि पहले तो अभी तक हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस थी, कैपिटलिज्म था, लिबरल पॉलिसीज थी, अचानक से ये क्या हो गया, ये चाइना हमें परेशान करने लग गया, हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है। तो इसलिए चाइना ने ये डिसाइड करा कि अगले 50 साल तक हम क्या करेंगे, इसको एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनाएंगे। जिस तरीके से हम अपने देश को, मेनलैंड चाइना को चला रहे हैं, उस तरीके से हांगकांग को नहीं चलाएंगे अगले 50 साल तक। ऐसा एग्रीमेंट भी साइन हुआ हांगकांग का, ये चाइना का ब्रिटिशर्स के साथ। तो ये जो फ्रीडम ग्रांट, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आ सकता है, फ्रीडम ग्रांटेड अंडर, अच्छा, बेसिक लॉ, बेसिक लॉ विल एक्सपायर इन 2047, ठीक है। 2047 में जो भी फ्रीडम हांगकांग को बेसिक लॉ में दी गई थी एग्रीमेंट के तहत, वो 2047 में एक्सपायर हो जाएगी। और उसके बाद क्या है वो अभी क्लैरिटी नहीं है। तो पहले ये भी समझ लेते हैं कि ये जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, इसमें क्या डिसाइड हुआ। तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना, जैसे इंडिया में हम देखते हैं जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 था, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। सेम उसी तरीके से हांगकांग के लिए एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसे बेसिक लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज गवर्न्ड बाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज गवर्न्ड बाय मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड बेसिक लॉ, ठीक है। बेसिक लॉ का मतलब वन कंट्री टू सिस्टम, वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से ये गवर्न होने लगा, ठीक है। तो वन कंट्री टू सिस्टम, ये काफी न्यूज में आता है, वन कंट्री टू सिस्टम। इसका मतलब ये है चाइना एक कंट्री है और वहां पर दो सिस्टम, मेनलैंड चाइना के लिए अलग, हांगकांग के लिए अलग। हांगकांग चाइना का ही पार्ट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला सिस्टम है, 2047 तक ये फ्रीडम ग्रांटेड हुई हांगकांग को, ठीक है। तो इसके लिए लेजिस्लेटिव फ्रीडम है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, मतलब ये इंडिपेंडेंस इनको दी गई है इसमें बेसिक लॉ में, ठीक है। तो ये एक सिस्टम है जो कि डिसाइड हुआ था 1997 में, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड क्या है कि लगातार कंट्रोवर्सी क्या हुई, ठीक है। बैकग्राउंड, ये जो कंट्रोवर्सी लगातार चल रही है,
जब 1997 के बाद से हांगकांग के लिए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद से चाइना की जो मेन पार्टी है उसका इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा रहा हांगकांग में। तो जब क्योंकि उनका इंटरफेरेंस लगातार हांगकांग में रहेगा और वहाँ के लोगों को आज़ादी है, फ्रीडम की आदत है, ठीक है, तो वो इंटरफेरेंस पसंद नहीं करेंगे, तो लगातार प्रोटेस्ट चलती रहेगी, ये यहाँ पर इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे जम्मू कश्मीर वाली प्रॉब्लम आप थोड़ा कोरिलेट करके समझ सकते हैं, तो हांगकांग में ये सब वहाँ पर लगातार चल रहा था, ठीक है। तो सिंस 19 हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिंस 1997, एक तो सिंस 1997 हांगकांग रेजिडेंट, Hong Kong residents protested many times to protect their basic law, one country two system वाला basic law, ठीक है। तो लगातार वो प्रोटेस्ट करते रहे, वहाँ पर आंदोलन चलता रहा और 2014 में वहां पर एक अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन भी हुआ था। तो एग्जाम में ये भी आ सकता है, अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन क्या है? अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन है। हांगकांग के लोग सड़कों पे उतर आए, सोशल मीडिया कैंपेन चली हांगकांग में। आपको ये भी पता होना चाहिए वहाँ पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब चलते हैं, लेकिन मेनलैंड चाइना में नहीं चलते, वहाँ पर फ्रीडम है बेसिकली। तो अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन हुआ। अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन था स्पॉन्टेनियस जो था प्रोटेस्ट थी, जिसमें डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर हांगकांग के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पर प्रॉपर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रही थी। तो spontaneous protest for democratic rights। इसमें क्या है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। थ्रू सोशल मीडिया, हम ऐसा बोल सकते हैं, थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। और 2019 में क्योंकि वहां पर लगातार प्रोटेस्ट चल रही थी, 2019 में वहां एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या थी? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी, चाइना ने एक कानून पास करा या कानून पास कर रहे थे कि क्योंकि अभी प्रेजेंट में क्या होता था, अभी तक हांगकांग में अगर कोई क्राइम करता है, मर्डर करता है, चोरी करता है, तो हांगकांग के अंदर ही वहाँ पर जुडिशरी है, वहीं पर एग्जीक्यूट किया जाता था, उसे केस चलता था, वर्डिक्ट आता था, वहीं की पुलिस उसे अरेस्ट करती थी, मेनलैंड चाइना नहीं ले जाया जाता था। अब चाइना ने कानून बनाने की कोशिश करी 2019 में कि अब हांगकांग से हम क्या कर सकते हैं कि अगर कोई क्राइम करता है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के आरोप लगा सकता है चाइना किसी के ऊपर, या एनिमी कंट्री के साथ मिलने का, या सेसेशन मतलब देश को तोड़ने का आरोप। तो ये वाले जो केसेस हैं नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, इन लोगों को वहां से, हांगकांग से लोगों को अरेस्ट करके मेनलैंड चाइना ले जाया जाएगा, वहां केस चलाया जाएगा, वहीं अरेस्ट किया जाएगा, वहां की जेलों में रखा जाएगा। तो हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप इस बहाने हमारे यहाँ के लोगों को परेशान करोगे। हमारे यहाँ के जो लीडर्स हैं या कोई भी है जो भी आवाज उठाएगा, उसे पकड़ के मेनलैंड चाइना में लेके जाएंगे, उसे डरा धमका देंगे, क्योंकि हांगकांग के अंदर तो उसके ऊपर केस चल ही नहीं रहा है, वहां तो इंडिपेंडेंस है, और मेनलैंड चाइना में इंडिपेंडेंस है ही नहीं, वहां पर तो सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वहां की मीडिया को भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है मेनलैंड चाइना की। तो हांगकांग के लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करी, और बहुत बड़ी प्रोटेस्ट रही थी 2019 में भी, और 2020 में एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास करा चाइना ने, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ये पास करा नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और इस नेशनल सिक्योरिटी लॉ में बेसिकली क्या है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क है, जो भी सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज होंगी हांगकांग के अंदर देश को तोड़ने वाली, या ताइवान के साथ मिलके कुछ करने की, ठीक है, या टेररिज्म से रिलेटेड कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है, या फिर सेसेशन की कोई एक्टिविटी होगी, ठीक है, सेसेशन मतलब देश को तोड़ना,
ठीक है। सेपरेटिज्म मतलब अलग फीलिंग कि हम तो अलग हैं मेनलैंड चाइना से, कानून को ना मानना, ठीक है। सबवर्जन मतलब देश से धोखा करने का। तो ये सारी चीजें हैं। तो चाइना ने बोला कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्व होगा, उसके ऊपर केस चलेगा, उसे मेनलैंड चाइना लेकर जाएंगे। इसमें नेशनल सिक्योरिटी लॉ में है, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क, इट इज अ लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट एंड पनिश। सबवर्जन मतलब देश से धोखा, पनिश सबवर्जन कॉमा टेररिज्म तो आपको पता ही है। सेपरेटिज्म मतलब आपको देश का कानून ना माना, अपने आप को सेपरेट डिक्लेयर करना कि हम तो चाइना का पार्ट नहीं है, सेपरेटिज्म। या देश को तोड़ना, सेसेशन, ठीक है। एंड एनी फॉरेन इंटरफेरेंस ये अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो पास हुआ है, इसको लेके हांगकांग में लगातार प्रोटेस्ट चल रही है। और ग्लोबल लेवल पे यूएस भी बोल रहा है कि ये गलत है, ब्रिटेन भी बोल रहा है ये गलत है। ये हम बोल सकते हैं एक तरीके से कि चाइना अपनी मनमानी अब हांगकांग में करने लगेगा, हांगकांग की बहुत सारी फ्रीडम्स खत्म हो सकती हैं, ठीक है। तो उनकी जो लिबरल पॉलिसीज रही हैं तो उनके ऊपर एक अटैक है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी अटैक है कि उनको अरेस्ट करके वहां लेके जाएंगे, जब वहां पर एग्जिस्टिंग लॉ है तो वहां मेनलैंड चाइना में अरेस्ट करके क्यों लेके जाना है। तो लगातार प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज रही हांगकांग चाइना रिलेशन को लेकर। तो ये आपको पूरा आइडिया होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन अगर पसंद आया तो आप लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टडी मटेरियल वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम नए नॉलेज बूस्टर्स के जो टॉपिक हैं वो लेकर आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।